वामन मेश्राम की रैलियों को तो रोका नहीं जा सकता, लॉकडाउन लगा दिया जाए तो अपने आप ही रोका जा सकता है। लॉकडाउन लगाने का आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग सोच रहे हैं। तुम खुद ही अत्याचार करने वाले लोगों को अपना हुक्मरान बनाते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारे साथ यही बर्ताव होगा। इस बात को बदलना चाहते हो, तुम्हारे हाथ में है। और हमारे लोगों के वोटों को खरीदकर अल्पसंख्य ब्राह्मणों ने बहुसंख्य लोगों पर अल्पसंख्याक ब्राह्मणों का राज स्थापित किया। जिनके पास केंद्र सरकार है और काला धन है, हमारे पास तो काला भी नहीं है, काला तो दूर सफेद भी नहीं है। अभी ये देखिए कि महिलाएं जो है 1 रुपए में आजादी का पैसा इकट्ठा कर रही है। कार्यक्रम में आपके पास भी आएंगे लोग। तो हमारे पास काला तो दूर सफेद भी नहीं है, मगर हमारे पास एक बहुत बड़ा धन है, उसका नाम है जनधन। काला धन नहीं है, सफेद धन भी नहीं है, हमारे पास है जनधन। तो प्रतिदिन मंडलीय रैलियां हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसलिए इसके 2 परिणाम हो रहे हैं। इन रैलियों के 2 परिणाम हो रहे हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी जो मंडलीय रैलियां हो रही हैं, दूसरे दिन मायावती उसका जो मंडलीय अध्यक्ष है बीएसपी का, उसको हटा रही है कि तेरे होते हुए वामन मेश्राम की रैली कैसे हो गई, उसको हटा रही है। एक परिणाम हो रहा है। और दूसरा परिणाम, अभी मुझे अंदर से खबर आई है कि आरएसएस का जो नेट चलाने वाले जो लोग हैं, उसमें हमारे बैकवर्ड क्लासेस के भी लोग हैं। पता चल रहा है कि आने वाले समय में वामन मेश्राम की रैलियों को तो रोका नहीं जा सकता, लॉकडाउन लगा दिया जाए तो अपने आप ही रोका जा सकता है। लॉकडाउन लगाने का आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग सोच रहे हैं। लॉकडाउन लगाने के बाद भी हमारा अभियान रुकने वाला नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे पास सोशल मीडिया है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर सोशल मीडिया में मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, तो न्यूयॉर्क में और लंदन में भी आदमी सुन रहा है। भारत में तो सुन ही रहा है, सारे देश भर में, हर जगह। तो हमारे पास उसका भी प्रबंध है। तो हमारी आवाज अब रोकने वाले नहीं है, ना कोई रोक सकता है। ब्राह्मण तो दूर, ब्रह्मा भी अगर साक्षात आ गया तो उसको भी हम रोकने नहीं देंगे। और अगर ब्रह्मा आ भी गया तो क्या कर लेगा? ब्रह्मा का वोटर लिस्ट में नाम है? क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम होने के लिए एड्रेस पूछा जाता है कि तेरा क्या एड्रेस है। ब्रह्मा को पूछा जाएगा एड्रेस क्या है, तो ब्रह्मा बोलेगा कि मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूं। क्या ये एड्रेस तो फर्जी एड्रेस है। यत्र तत्र सर्वत्र जो है ये फर्जी एड्रेस है। इस एड्रेस पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ सकता। अब जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ सकता, वो लोकतंत्र में कुछ नहीं कर सकता। जिसका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है, वो तो प्रधानमंत्री बना सकता है। ध्यान रखो, मैं खास बात बता रहा हूं। जिसका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है, वो तो प्रधानमंत्री बन सकता है और कह सकता है हाँ मैं प्रधानमंत्री बना सकता हूं। कानूनन संविधान के तहत कह सकता है हाँ मैं प्रधानमंत्री बना सकता हूं। पार्लियामेंट में
एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई और प्रधानमंत्री का पद चला गया, एक वोट से। काशीराम जी ने उस एक वोट को कहा विरोध में डाल देना, सरकार चली गई एक वोट से। तो ये जो वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार उपयोग और प्रयोग करने का समय आ गया है। और इसके लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। ये कोई पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जब बनाया गया लखनऊ में तो 18 पार्टी के लोग हाजिर थे, बाद में 31 हो गए और ये बढ़ते बढ़ते अब 41 पार्टियों का गठबंधन हो गया है, जिसमें जिले स्तर के, कमिश्नरी स्तर के, राज्य स्तर के दल है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर सोनिया गांधी ने यूपीए बनाया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, क्योंकि अब समय बदल गया है। ध्यान रखो, बहुत अहम बात आपको बता रहा हूं, समय बदल गया है। कोई एक पार्टी राज्य में और केंद्र में सरकार नहीं बना सकती। अब समय बदल गया है। अब कोई एक पार्टी दावा नहीं कर सकती कि वो अकेले सरकार बना सकती है। इसलिए सोनिया गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 22 पार्टियों का यूपीए गठबंधन बनाया, उसके पहले से बनाया हुआ है। और लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी ने 34 पार्टियों का एनडीए गठबंधन बनाया। वो भी मानते हैं, वो भी ऐसा मानते हैं कि अकेले सरकार नहीं बनाई जा सकती। और इसलिए उन लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाए। हम लोगों ने भी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। हम इस देश में परिवर्तन चाहते हैं। कौन सा परिवर्तन चाहते हैं? इस देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। अगर 3.5% जिनकी संख्या है ग्राम पंचायत में, अगर वो वोट दे दे, एक पंच नहीं चुनवा सकता। 3.5% से एक पंच नहीं चुनवा सकता। सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री कहां से बनाएंगे? नहीं बना सकते। मगर उन्होंने हमारे लोगों को गुमराह करके, हमारे लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचाकर और हमारे लोगों के वोटों को खरीदकर अल्पसंख्य ब्राह्मणों ने बहुसंख्य लोगों पर अल्पसंख्याक ब्राह्मणों का राज स्थापित किया। आज लोकसभा में जो इस देश में 7 नेशनल पार्टियां हैं, उसमें 2 पार्टियां केवल बहुजनों की है और उनको भी चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बना कर दिया था मायावती को। अब नोटिस इशू हो गया है मायावती को कि आपका वोट घट गया है, आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों न घटाया जाए। तो ये मायावती की स्थिति है। शरद पवार की पार्टी को भी नोटिस इशू हुआ है। फिर 5 पार्टियां रहती है, वो 5 पार्टियां ब्राह्मणों की है, जिनकी संख्या देश में 3.5% है। उनकी 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। और इस तरह से
या तो वो गरीबों के वोटों को खरीदती है, भूखमरी के कगार पर लोगों को पहुंचाती है और फिर उनके वोटों को खरीदती है और खरीदने के लिए काला धन का इस्तेमाल करती है। 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, उसमें 27,000 करोड़ रुपया अकेले बीजेपी ने खर्चा किया। मैं नरेंद्र मोदी को पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में टकसाल है, नोट का कारखाना है, नोट छापने का, नोट बनाने का कोई है कारखाना है? ये कहां से आया नोट? 27,000 करोड़ रुपया, 27,000 करोड़ रुपया खर्चा किया नरेंद्र मोदी ने। और कहता है मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चला जाऊंगा। हम जाने देंगे तब जाएगा ना, तो ऐसे ही जाना देंगे? तो 27,000 करोड़ रुपया ये हैदराबाद की एडीआर जो संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उन्होंने ये सारा डाटा कलेक्ट करके कहा कि 60,000 करोड़ में 27,000 करोड़ रुपया केवल बीजेपी ने 2019 के चुनाव में खर्चा किया। इसके बावजूद भी ईवीएम में घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी पड़ी। ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाई। ईवीएम में घोटाला करके सरकार ना बना सके, इसके लिए मैं मैदान में सारे देश भर में ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाला था और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़कर 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट में केस जीतकर ईवीएम मशीन का घोटाला रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगवाया। 2019 के चुनाव में एक मशीन नहीं थी, 2 मशीन थी। एक ईवीएम थी, एक पेपर ट्रेल मशीन थी। ये पेपर ट्रेल मशीन मैंने लगवाई है ताकि ईवीएम का घोटाला रोका जा सके। किसी अखबार वालों ने खबर नहीं छापी कि ये मशीन वामन मेश्राम ने लगवाई है। क्यों लगवाई? क्योंकि आपकी आपके वोट की वो लोग चोरी कर रहे हैं। चोरी क्यों कर रहे हैं? जिनके पास नोट है उनके पास वोट नहीं है। जिनके पास ज्यादा नोट है उनके पास ज्यादा वोट नहीं है। जिनके पास ज्यादा वोट है उनके पास ज्यादा नोट नहीं। तो इन लोगों ने उद्योगपतियों के साथ मिलकर सांठगांठ करके ये 60,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और इकट्ठा करके इन लोगों ने ये चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ने के बाद 303 सीटें बीजेपी ने जीती और जीतने के बाद में 4 महीने में पेपर ट्रेल मशीन का कागज नष्ट कर दिया। जिन कागजों के आधार पर हम नरेंद्र मोदी का घोटाला पकड़कर उसको प्रधानमंत्री से हटा सकते थे, वो कागज नरेंद्र मोदी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐलानिया कह रहा हूं, रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर नरेंद्र मोदी ईमानदारी से प्रधानमंत्री बने तो मैं नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं, जो मैं कह रहा हूं उसे गलत साबित कर दे। वो देश का प्रधानमंत्री है, मैं सड़कों पर घूम रहा हूं, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। उसके पास सारी ताकत है, मगर मेरे पास सच्चाई की ताकत है, ईमानदारी की ताकत है। और इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने आम जनता के वोटों की चोरी की और ये चोरी पकड़ने वाली मशीन
पेपर ट्रेल मशीन, जिसमें कागज इकट्ठा होते थे और कागज के आधार पर ये चोरी पकड़ी जाती सकती थी, उन कागजों को नरेंद्र मोदी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, ताकि सबूत नष्ट किए जा सके। मैं ऐलानिया कह रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो नरेंद्र मोदी मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसका मतलब कानून का उल्लंघन कर रहा हूं। कानून का उल्लंघन कर रहा हूं तो फिर वो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, मगर वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मेरी केस पहले ही पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट अभी ओपन नहीं हुआ। दूसरी 2019 की केस में सुप्रीम कोर्ट में लिख के तैयार है, वो भी लेके जा रहा हो सकता है 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाए, मगर पाकिस्तान तो नहीं जाएगा, भारत में ही रहेगा और चाइना वाले भी नहीं आने देंगे तो जाएगा कहां? और नेपाल जो सरकार है वो बहुत बड़ा देश नहीं है, वो हमें आंखें नहीं दिखा सकता, इतनी ताकत नहीं है नेपाल के पास में। तो इसलिए छुपने का कोई रास्ता नहीं है। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त बनाया था, वो भी आउट हो गया है अमेरिका में। तो इसलिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपके वोटों की चोरी करने वाले लोग जो हैं, वोटों की चोरी करके चुनाव जीत कर आए हैं और इसके लिए हम लोग इस देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। जो वोटों की चोरी करके सरकार बना रहे हैं, वो इस देश में परिवर्तन को रोकना चाहते हैं। उस परिवर्तन को लाने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। ये तो केवल 41 दल तो केवल उत्तर प्रदेश के हैं, ये केवल उत्तर प्रदेश के 41 दल है और ये सारे देश भर का राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है। ये आने वाले समय में ये 500 दल हो सकते हैं, छोटे छोटे 500 दल हो सकते हैं हमारे लोगों के, और इतना बड़ा विशाल राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बन सकता है। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा केवल राजनीतिक दल के लोगों का ही नहीं है, बल्कि ये गैर राजनीतिक दलों का भी, ये गैर राजनीतिक दलों का भी संगठन है। क्योंकि गैर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हजारों संगठन, लाखों संगठन इस देश में लगे हुए हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं। उन लोगों को भी हम मंच उपलब्ध करवा रहे हैं। तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा राजनीतिक दलों के लिए भी मंच है और गैर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक संगठनों का भी मंच है। 5 लाख संगठनों के द्वारा ये संगठन बनाया जाएगा, विशाल संगठन बनाया जाएगा और इकट्ठा किया जाएगा। इसलिए ये परिवर्तन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ताकि बात आपको पता चले। पहले, अब ये मुरादाबाद है, मुरादाबाद की मंडलीय रैली है। यहां हमारे मुस्लिम भाई संख्या में ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए मैं ये बात आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग मुसलमानों को कहते तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान चले जाओ, ऐसा कहते थे। पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान चले जाओ।
ये वो बार बार कहते थे तुम विदेशी हो। हम लोगों ने, बामसेप ने, भारत मुक्ति मोर्चा ने, बहुजन क्रांति मोर्चा ने घोषित किया मुसलमान मूल निवासी है, मुसलमान मूल निवासी है। सारे देश भर में हमने कहा मुसलमान मूल निवासी है, यहां का मूल पैदा हुआ है, मूल निवासी है। तो कुछ लोगों ने पूछा कैसे? कहा कि अफगानिस्तान तक सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने जब की, उसके पहले अशोका का पंतो सम्राट बृहदत्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान की सीमाओं तक था। भारत का नक्शा देख लो, मौर्य कालीन नक्शा आपके उत्तर प्रदेश में पढ़ाया जा रहा है, पढ़ लो, देख लो, वहां तक रहने वाली भारत का नक्शा था। और जब ब्राह्मणों ने, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की ईसा पूर्व 185 को, जब हत्या की, हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने अपना राज भारत में स्थापित किया और उसके बाद इन लोगों ने हमारे लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। 6000 जाति के टुकड़ों में इन लोगों ने बांटा और इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में इन लोगों ने हमारे लोगों को बांटने के बाद आज इस देश में हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया है। आपको गुलामी समझ में आए इसलिए केवल एक छोटा उदाहरण देता हूं। आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का नाम रखने का भी आपके पास कोई अधिकार नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो आप ब्राह्मण के घर में जाते हो और पंडित जी को पूछते हो, पंडित जी हमारे घर में बिटुआ पैदा हो गया, क्या नाम रखे? तो पंडित पूछता है कब पैदा हुआ? कहा बुधवार को पैदा हुआ। अच्छा, बुधवार को पैदा हुआ तो उसका नाम बुद्धू राम रख दे। काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं, ऐसे हमारे लोगों के नाम है बुद्धू राम। अब बुद्धू राम का मतलब होता है गधे राम, मूर्ख राम, बुड़बक राम, ऐसा उसका अर्थ होता है। और हमारा आदमी पंडित को क्या कहता है? पंडित जी बुद्धू राम कहा क्या? हाँ, बुद्धू राम कहा। सुनने को तो अच्छा लग रहा है, बुद्धू राम सुनने को तो अच्छा लग रहा है। तो पंडित जी कहता अगर सुनने को अच्छा लग रहा तो 1001 रुपया निकाल ले। तो 1001 रुपया निकाल कर उसको दे देता है और बुद्धू राम का नाम लेकर आता है। साला पैदा करता है मेहनत से मगर नाम नहीं रख सकता हमारा आदमी। आपको समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं, हमारा बच्चा हमको नाम रखने का अधिकार नहीं। हम अपने मेहनत से घर बनाते हैं, गृह प्रवेश करने, नहीं पंडित जी की पूजा करनी होगी, सत्यनारायण करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। ब्राह्मण बगैर सत्यनारायण के साले अंदर घुस जाएगा मगर हमें नहीं घुसने देगा। हमारा ही घर रहेगा, हमें घुसने नहीं देगा। तो ये जो देश में हजारों साल की व्यवस्था है, ये हजारों साल की व्यवस्था, ये गैर बराबरी की व्यवस्था हम लोगों को बदलनी है। और जो मौर्यकालीन भारत था उस समय रहने वाली जो सीमाएं थी, उस सीमाओं के अंदर रहने वाले लोग ही भारत के अंदर है। जब भारत के अंदर है तो ये सिद्ध होता है ये सारे के सारे मूल निवासी है। और जब हमने मुसलमानों को मूल निवासी कहा तो फिर आरएसएस के भागवत ने ये बोलना बंद कर दिया, बीजेपी ने बोलना बंद कर दिया, आरएसएस ने बोलना बंद कर दिया और कहा
कि हिंदुओं के पुरखे और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे, तो पहले बोलना चाहिए था ना हमारे बोलने के पहले कि हिंदुओं के पुरखे और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे। तो एक ही थे तो कौन थे? सम्राट बृहदत्त मौर्य के पहले सारे बुद्धिस्ट थे, तो कौन थे? पुरखे कौन थे? बोलो, जो इतिहास है, जो सच्चाई है। तो इस देश में ये सारे मूल निवासी लोग थे। ये जो मूल निवासी लोग हैं, ये मूल निवासी लोग, हम लोगों ने जब मुसलमानों को कहा तो आरएसएस के लोगों की भी बोलती बंद हो गई और उनको भी ये कहना मना करना पड़ा। और हिंदुओं के पुरखे और मुसलमानों के पुरखे एक ही है। अरे तो विदेशी कह रहा था भाई, तू तो विदेशी कह रहा था, अभी एक कैसे हो गए? ये सारा हम लोगों का चमत्कार है इस देश में। हमारी बदौलत, हमारी वजह से इन लोगों को ऐसा कहना पड़ रहा है, बदलना पड़ रहा है। आरएसएस के लोग कहते हैं वो राष्ट्रवादी लोग है, जो वर्ण व्यवस्था मानता है, जो जाति व्यवस्था मानता है, जो अस्पृश्यता मानता है, जो आदिवासियों को सेग्रीगेट करता है, जो घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करता है, जो महिलाओं को दास बनाता है, जो ओबीसी को शूद्र बनाता है, जो बनाने वाली व्यवस्था बनाने वाला ब्राह्मण है, वो इस देश में अगर ऐसा करता है, उसका आरएसएस संगठन है, कैसे राष्ट्रवादी है? तुम टुकड़ों में बांटने का काम करते हो, कैसे राष्ट्रवादी हो? तुम राष्ट्रवादी कैसे हो भाई? किस आधार पर मान रहे हो तुम राष्ट्रवादी हो? तुम प्रोपेगेंडिस्ट हो, तुम केवल प्रचारवादी हो, तुम राष्ट्रवाद का केवल प्रचार करते हो नहीं। तुम्हारी वजह से भारत का नक्शा छोटा हो गया। सम्राट बृहदत्त मौर्य के समय में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और अशोका कंदाहार में जाकर वहां का विद्रोह शांत किया था। इतिहास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी बातें जो है ये इतिहास है, और ये इतिहास की बातें हम लोगों को समझना होगा, ये इतिहास की बातें जानना होगा। ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, और जिन लोगों ने इस देश पर कब्जा करने का काम किया वो इस देश को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। जो देश को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं वो देश में राष्ट्रवादी लोग हैं, ऐसा कहते हैं। वो किसी मापदंड में राष्ट्रवादी नहीं कहे जा सकते हैं, और हम इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं कुछ दिन पहले गोरखपुर गया, कार्यक्रम था। जब वहां गया, एयरपोर्ट पर गया था, तो एयरपोर्ट का नाम मैंने बदला हुआ देखा। एयरपोर्ट का नाम क्या था? पहले था गोरखनाथ एयरपोर्ट, अब गया तो बदला हुआ था। क्या था? गोरक्षनाथ। अरे मैंने कहा गोरक्षनाथ कैसे हो गया? एक गाय की रक्षा करने वाला कैसा हो गया? गोरक्षनाथ कैसा हो गया? ये तो गाय की रक्षा करने का अर्थ निकल रहा है। ये कैसे हो गया? गोरक्षनाथ कैसे हो गया? साथियों, गोरखनाथ कौन थे? ये योगी के जो गोरखपुर पीठ के प्रधान आचार्य थे गोरखनाथ, ये आपको इतिहास बताता हूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, ब्राह्मण ने लिखा कि बौद्ध धर्म के 4 पंथ थे प्रमुख, हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान। ये तंत्रयान के प्रधान आचार्य थे, तंत्रयान शाखा के प्रधान आचार्य थे, बुद्धिस्ट थे।
इसका सबूत क्या है? योगी की टक्कल है ना, है? ऐसी टक्कल है ना योगी की, तो भिक्षुओं की टक्कल होती है। तो ये जो गोरखनाथ थे, ये भी बुद्धिस्ट थे, मॉन्ग थे, तो ये भी टक्कल थे। और योगी का भी टक्कल है, देखो। और गोरखनाथ भगवा कपड़ा पहनते थे, योगी भी भगवा कपड़ा पहनते हैं। सबूत के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। और योगी आदित्यनाथ को चुनौती देता हूं, जो मैं कह रहा हूं गलत साबित कर दे। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम का ब्राह्मण है, उसने लिख कर रखा। ब्राह्मण ने लिखा, पंडित ने लिखा हुआ है। अब पंडित का ही लिखा हुआ, पंडित के साले गले में पड़ गया मामला। और एयरपोर्ट का नाम बदलकर गोरक्षनाथ कर दिया। इसके बदले में नाम बदलने के लिए योगी को ब्राह्मणों ने, आरएसएस ने यूपी का मुख्यमंत्री बनाया। नगर पालिका में योगी के घर का एड्रेस उत्तरांचल का है, जाके देखो, वेरीफाई करो जो कह रहा। योगी के घर का एड्रेस उत्तरांचल का है। उत्तरांचल के आदमी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। 23 करोड़ प्रजा है उत्तर प्रदेश की, सारे नालायक है, एक भी आदमी लायक नहीं मुख्यमंत्री बनने के। हैं? बीजेपी के लोगों ने कैसे मान लिया कि 23 करोड़ प्रजा जो है उत्तर प्रदेश की सारी नालायक है, एक भी आदमी मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। हम तो नहीं मानते इस बात को। उत्तरांचल के आदमी को लाकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। 23 करोड़ में बीजेपी वाले एक आदमी नहीं ढूंढ पाए जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सके। और जिसका नाम केशव प्रसाद मौर्य का नाम बताकर वोट मांगे, उसको भी धोखा दिया, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। और इस तरह से उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, तो इससे पता चलता है कि बीजेपी ने उसके साथ भी धोखा किया। तो इस तरह से ये बात हम लोगों को समझना होगा कि ये धोखेबाज लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। और अभी आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप लोग जाना चाहते हैं तो आखिरी बात कहना चाहता हूं। साथियों, इस देश में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो आप लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया। वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है। हमारे ज्यादातर लोग यही मानते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग ज्यादातर यही मानते हैं वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार है। गलत बात है, वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार शासक चुनने का भी अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है। जिस दिन हमारे खोपड़ी में आएगा, खोपड़ी समझते हो ना, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी में केवल एक बात आनी चाहिए कि वोट का अधिकार शासक चुनने का नहीं, वोट देने का नहीं, तो शासक बनने का अधिकार है। जिस दिन इस छोटा विचार आपके दिमाग में आएगा, उस दिन आप शासक बनने के लिए वोट डालोगे। अभी क्या करते हो? वोट दे देते हो, वोट दे देते हो, वो वोट देने का अधिकार है। या किसी और को चुनने का काम करते हो कि शासन करना तो हमारा काम नहीं है, शासन करना हमारा काम नहीं है। अरे अभी तक मैं आपको बताता हूं, देश के दो शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रपति हो गए। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति है, इसके पहले नारायणन हो गए थे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सबसे बड़ी पोस्ट है, उसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं है। इसका मतलब है जो राष्ट्र का प्रमुख बनने लायक हम लोग हैं, और अगर है तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर योग्यता नहीं है,
किस आधार पर कहा जाए? कौन कहता है योग्यता नहीं है? ब्राह्मण की योग्यता जानते हो कैसी होती है? वो अकेला ही दौड़ता है, अकेला ही दौड़ता है, बोलता पहला नंबर आ गया। अबे अकेला ही दौड़ रहा है तो पहला नंबर नहीं आएगा तो दूसरा आएगा तेरा, है? तेरे साथ दूसरे को दौड़ने दे, तीसरे को दौड़ने दे, कंपटीशन में दौड़ लगाए, फिर देख तू पहले नंबर कैसे आ सकता है। तब तो आएगा नहीं, तब नहीं आ सकता। अकेला ही दौड़ता है, दूसरे को दौड़ने नहीं देता। तो ये जो वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार ये वोट देने का नहीं, ये शासक चुनने का अधिकार है। आपको आज तक लोग आकर कहते रहे, अरे ये तो हारने वाली पार्टी है, इसको क्यों वोट दे रहे हो? हारने वाले के नाम पर आप क्या करते हो? अरे तो हारने वाली है, उसको खराब हो जाएगा, वोट खराब हो जाएगा। आप हमारे बहुत सारे लोग SC ST OBC के माइनॉरिटी के लोग क्या, अरे तो हारने वाला है, इसको वोट दे के वोट क्या खराब करे? वोट कभी खराब नहीं होता। खराब होने वाला वोट का अधिकार बाबा साहब ने नहीं दिया। हर चुनाव में नया होता है, इसको घासना पूछना साफ करने की जरूरत नहीं है। बगैर धोए ही ये साफ होता है, साफ सुथरा होता है, और ये खराब कभी होता नहीं है। तो इसलिए हारने वालों को मान लो आपने दे दिया तो उसको 6% वोट हो गए, उसकी पार्टी रिकॉग्नाइज हो गई, और पार्टी रिकॉग्नाइज हो गई, वहां जिसको 6% वोट आ गया तो वो जिसको 6% वोट आ गया वो कहते हेलो हेलो इंस्पेक्टर, मैं पासवान बोल रहा, इधर ऐसे बोलते ना आपके पश्चिम में, मैं पासवान बोल रहा। वो इंस्पेक्टर क्या बोलता है, कौन पासवान जी, कौन पासवान? अरे वो बहुजन मुक्ति पार्टी का 6% वोट वाला, जैसे ही 6% वोट वाला, हाँ सर सर बोलिए सर, क्या आदेश है सर, आदेश करिए सर, बस शब्दशाह अमल होगा सर। एकदम साले की बोली बदल जाती है 6% से हारा हुआ। ये समझना कि हारे हुए का अगर आपका वोट जमा होता है तो आपके कैंडिडेट की ताकत बढ़ती है, और चुनाव बाद भी आपकी मदद करने के लिए वो खड़ा होता है। जीतने वालों को आपने वोट दिया, देखो क्या होता है, जीतने वालों को वोट दिया आपने, जीतने वालों को वोट दिया, जीतने वाला जीत गया, जीतने के बाद उसके बाद घर में गए, पंडित जी आपको हमने वोट दिया, हंसते हुए जाता हमारा दिन, पंडित जी आपको हमने वोट दिया। वो पूछता है क्यों दिया? नहीं आप जीतने वाले थे इसलिए हमने वोट दिया आपको। पंडित जी कहता है हम तो जीतने वाले थे ना, इसलिए ना आप वोट दिया, नहीं आप वोट देते तो भी हम जीतने वाले थे, तुम्हारे वोट का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, मैं नहीं भी देते तो भी हम जीतने वाले थे। जीतने वालों को वोट दिया ना तुमने, तो हम तो तुम्हारे बगैर भी जीतने वाले थे। छोटा मुंह करके वापस आ जाता है, 5 साल फिर दोबारा उसके घर में नहीं जाता। तो जीतने वालों को वोट देने से आपका कोई काम होने वाला नहीं है। अगर वो हारने वाला भी है मगर लड़ने वाला आपके समर्थन में है, पुलिस चौकी में, तहसील ऑफिस में, जिलाधिकारी कार्यालय में, बैंक में, जहां जहां आपको जरूरत है वहां वहां वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। जो आपकी लड़ाई लड़ेगा उसके समर्थन में वोट डालो। अगर वो आज हार गया तो अगले बार वो चुनाव जीत सकता है, उसकी ताकत बढ़ेगी, उसकी ताकत जितनी बढ़ेगी उतनी आपकी ताकत बढ़ेगी। ये जितने प्रधानमंत्री हो गए देश में 75 साल की आजादी में, बहुत सारे प्रधानमंत्री हो गए, इन प्रधानमंत्रियों ने रोटी, कपड़ा और मकान, कितनी छोटी बातें हैं, कितनी छोटी बातें हैं। ये नरेंद्र मोदी बोलता है 13 एयरपोर्ट बनाए, बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे रोड बनाए, बराबर है। एयरपोर्ट बनाए तो हमारे लोग केवल देखते रहते, अरे यार ये फ्लाइट चल रहा है, देखने का काम है,
बैठने का कोई हमारी औकात नहीं है, देखने का। और एक्सप्रेस हाईवे रोड बनाए, वो एक्सप्रेस हाईवे रोड पर लिखा होता है, क्या लिखा होता? इसमें बैलगाड़ी नहीं चलेगी, इसमें साइकिल नहीं चलेगी, इसमें मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। अब ये नहीं चलेगी तो काहे को बनाया बे? हैं? काहे को बनाया? नहीं चलेगी तो इसका मतलब है गरीब के लिए एक्सप्रेस हाईवे रोड नहीं है। तो इसका मतलब ये जो नरेंद्र मोदी का विकास है, ये विकास हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमको क्या चाहिए? साधारण लोगों को पेट भर रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए तन भर, मकान चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान इज्जत से, मुफ्त में नहीं चाहिए। अरे हजारों सालों से हम लोग मेहनत करके अपने परिवार को पाल रहे हैं। तुम 5 किलो अनाज दे रहे हो मुफ्त में, अबे ये मुफ्त का खाने से हरामी का खून बनेगा। तेरी मुफ्त की रोटी नहीं चाहिए, इससे तो हरामी का खून बनेगा। और हरामी का खून बनाकर सारे गुलाम बनाना चाहते हो, क्योंकि हरामी का खून बनेगा तो आदमी गुलाम बनने के लिए राजी होगा। इसलिए इन लोगों ने, इन प्रधानमंत्रियों ने रोटी कपड़ा और मकान, ये सिंपल इतना काम नहीं किया 75 साल में। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इतना काम नहीं किया। आज भी भारत में 6.5 लाख गांवों में 2 लाख गांव ऐसे हैं जहां स्कूल ही नहीं है। आजादी को 75 साल हो गए, 2 लाख गांवों में स्कूल ही नहीं। वहां के बच्चे 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं। तो योगी ने मंत्रिमंडल में निर्णय लिया कि बच्चों को रोडवेज की बस में फ्री बैठने दिया जाएगा। तो हमने गांव में लोगों को भेजा, सर्वे के लिए भेजा, गांव में जाओ सर्वे करो। तो उनके माँ बाप को पूछा, बच्चों को पूछा कि आपको फ्री में बैठने दे रहे हैं? कहा गाड़ी ही नहीं है तो फ्री का कहां सवाल आता? गांव में गाड़ी आएगी तब ना फ्री में होगा। साला गांव में रोड ही नहीं, गांव में बस आती नहीं तो फ्री का क्या मतलब है? तो इस तरह की धोखाधड़ी लोग कर रहे हैं। तो 2 लाख गांवों में स्कूल नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ केंद्र, मैं देहात का रहने वाला हूं, प्राइमरी हेल्थ केंद्र एक तो है नहीं, है तो डॉक्टर बैठता नहीं, डॉक्टर को दूर कंपाउंडर नहीं बैठता, कंपाउंडर नहीं बैठता। रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है। हम तो मेहनत करना चाहते हैं, रोजगार सरकार व्यवस्था नहीं कर रही। स्वयं रोजगार दे सकती है, नहीं कर रही है। बेरोजगार भत्ता दे सकती है, नहीं दे रही है। मैं अमेरिका गया, न्यूयॉर्क गया, ऑस्ट्रेलिया गया, कनाडा गया, वहां कोई आदमी बेरोजगार होता है, जिलाधिकारी कार्यालय में जाता है, लिखता है कि मैं बेरोजगार हूं। सरकार के अधिकारी पूछते हैं अकाउंट नंबर है? कहा है, दो लिखो। वो घर में पहुंचने के पहले अकाउंट में पैसा चला जाता है और उसको बोल दिया जाता है 6 महीने बेरोजगार भत्ता मिलेगा, तुम खुद रोजगार ढूंढो, सरकार भी तुमको रोजगार ढूंढ कर देगी और 6 महीने के बाद बेरोजगार भत्ता तुमको नहीं दिया जाएगा। वहां व्यवस्था है, कानूनन व्यवस्था है। यहां ऐसी कोई व्यवस्था किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता, इतना काम इन प्रधानमंत्रियों के द्वारा नहीं करवाया जा सका। इसलिए इन प्रधानमंत्रियों को मैं सर्टिफिकेट देता हूं, ये सारे प्रधानमंत्री नालायक, ये सारे प्रधानमंत्री नालायक। आप लोग, कुछ लोग सोच सकते हैं कि मिश्राम जी गाली देना ठीक नहीं है। हम गाली नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री लायक नहीं है, ये कह रहे हैं। नालायक का मतलब है ये लायक नहीं है, हम कहां गाली दे रहे हैं? तो इस तरह से जब ये लोग
इतनी छोटी 75 साल में व्यवस्था नहीं कर पाए, तो इनको बदलना होगा। इनको बदलने के लिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को आने वाले समय में चुनाव में आप लोगों को जितवाना होगा। और जीतने से क्या होगा? जीतने से, आपके कैंडिडेट जीतने से क्या होगा? आपके पास फैसला करने का अधिकार होगा। फैसला करने का अधिकार कितना बड़ा होता है, उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। मुर्गियों का सम्मेलन हो रहा था, काटकर खाने वाले लोगों ने मुर्गियों का सम्मेलन आयोजित किया था। तो काटकर खाने वाले लोगों ने मुर्गियों को कहा कि आपको इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित करना है। मुर्गियों ने पूछा कौन सा प्रस्ताव पारित करना है? तो काटकर खाने वाले लोगों ने बताया कि आपको प्रस्ताव पारित करना है कि आपको कौन से मसाले में तलना है। ये प्रस्ताव आपको पारित करना है। आपको पूरी आजादी है। आप महंगा से महंगा मसाला बोल सकते हो, अमेरिका वाला, यूरोप वाला, लंदन वाला, कोई भी मसाला बोल सकते हो, पूरी आजादी है। तो कुछ मुर्गियों को बात समझ में आई और वो सोचने लगे काटना तय हो गया है, काटना तय हो गया है। तो क्या करें? कुछ मुर्गियों ने कहा कि एक उपाय है। क्या उपाय है? कि 11 मुर्गियों का डेलीगेशन बनाकर काटकर खाने वाले लोगों के पास लेकर जाना होगा। तो 11 मुर्गियां सिलेक्ट हो गई और वो गई काटकर खाने वाले के पास और कहने लगी कि क्या ये नहीं हो सकता कि अब की बार हमको काटा ही ना जाए? क्या ये नहीं हो सकता कि अब की बार हमको काटा ही ना जाए? काटकर खाने वाले लोगों ने कहा ये फैसला तो पहले ही हो चुका है, ये फैसला तो पहले ही हो चुका है। और 75 साल में ऐसा ही आपने किया कि काटने का फैसला तो पहले ही हो चुका है। जो काटने वाले लोग हैं उनको आप लोग अपने हुक्मरान बनाते रहे और वो आपको आजादी देते रहे कि आपको तलेंगे, केवल मसाला बताना है आपको कौन से मसाले में तलना है। तो आप लोगों को फैसला करने का अधिकार आपके हाथ में है। आप अपने हुक्मरानों को चुन सकते हैं और उसमें अपने आप को हुक्मरान बनाने का फैसला शामिल है। ये आप कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फैसला करने का अधिकार आपके पास होगा। अगर फैसला करने का अधिकार आपके पास होगा तो जानते हो क्या है फैसला करने का अधिकार का क्या मतलब? जानते हो? भारत सरकार का 35 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 35 लाख करोड़। प्रोफेसर अगर कोई है ना यहां पर मैथ का, उसको पूछो कि सर, प्रोफेसर साहब, ये 35 लाख करोड़ में कितना शून्य लगता है जरा बताइए तो कागज पे लिखकर। तो वो बोलेगा अरे बाप रे बाप, पता नहीं साला कितना शून्य लगता है, 35 लाख करोड़। ये तो केंद्र सरकार का बजट है, राज्य सरकार का अलग है, महानगर पालिका का अलग है। बॉम्बे महानगर पालिका का 40,000 करोड़ का महानगर पालिका का बजट है। नगर पालिका का, जिला पंचायत का, तालुका पंचायत का, जिला पंचायत का, ब्लॉक पंचायत का, इतना पैसा, इतना पैसा। 5 साल में आपकी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। इतना पैसा, ये सारा पैसा ऐसे लोगों के हाथ में देते हो जो आपको अपने हिसाब से आपको मसाले में तलते हैं और चटनी और बना करके खाते हैं। उन लोगों को बार बार चुनते रहते हो, उन लोगों को बार बार चुनते रहते हो और फिर चिल्लाते रहते हो कि इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की, इन्होंने अत्याचार किया, उन्होंने अत्याचार किया। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बख्श देंगे तुम लोगों को?
तुम खुद ही अत्याचार करने वाले लोगों को अपना हुक्मरान बनाते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे साथ यही बर्ताव होगा। इस बात को बदलना चाहते हो, तुम्हारे हाथ में है। किसी ब्रह्मा फ्रह्मा के हाथ में, तुम्हारे हाथ में है। अरे इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, ये तुम्हारे हाथ में है। तुमको उसका उपयोग और प्रयोग करना है। अगर तुम लोग अपना उपयोग करोगे, प्रयोग करोगे, तो तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल बदल जाएगा। बदलने के लिए वोट करो। बस इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।